हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। 16 दिसंबर 2024 को कक्षा 9 की स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर होने वाला है और उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक के जो बहुत सारे वीडियो यहाँ पे देख लिए होंगे और टेस्ट भी आपने दे दिया होगा। जिन बच्चों ने टेस्ट दिया उनके आपको जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। देख लेना आप बच्चों ने किस प्रकार से फीडबैक दिया है टेस्ट के बारे में। और आपने भी अगर टेस्ट नहीं दिया तो ज़रूर दे देना, क्योंकि आपको जो पेपर आएगा उसी टेस्ट में से आपके हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि वो जो पेपर बनाया गया मैंने वो आपकी किताब से बनाए गए हैं, जो कि आपकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आपकी जो किताब आती है 9वीं क्लास की, उसकी किताब में से आपको पेपर बनाया है। अगर आपके पास में वो किताब नहीं है, मैं आपको वो किताब बताता हूँ पहले। और ये वीडियो जो शुरू से अंत तक देखेगा उसके कल 21 प्रश्न आएंगे पेपर में, और 21 में से मेरी गारंटी है आपको 21 में से 17 से 18 यानी कि 17 प्रश्न, यानी कि 17 से ज़्यादा प्रश्न आपके उसमें हूबहू आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो भी अच्छे से देख लेते हैं तो आपके जो कम से कम 17-18 प्रश्न आराम से उसमें सही हो जाएंगे। और मैं आपको डिटेल से इसका जो सोल्यूशन वगैरह बताने वाला हूँ। ये टेस्ट जिन बच्चों ने दिया वो सभी कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा टेस्ट। और ये टेस्ट आपके लिए अनलिमिटेड और फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट दे सकते हैं और ये अनलिमिटेड, जितनी बार आपका मन करे उतनी बार आप ये टेस्ट दे सकते हैं, बार बार आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने का मज़ा अलग है और टेस्ट देने का मज़ा और अलग है। तो टेस्ट ज़रूर दें ताकि आपका जो एक भी प्रश्न गलत ना हो। जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी का जो पेपर हुआ था 14 दिसंबर वाला, वो जिन बच्चों ने टेस्ट लिया था वो यहाँ पे वीडियो देखे थे अच्छे से, उनका पेपर बहुत ही शानदार गया। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो वीडियो के नीचे आपको कमेंट मिल जाएंगे कि किस प्रकार की जो यहाँ पे बच्चों ने जो फीडबैक दिया है। तो आइए अपने जो इसमें क्लास 9 की स्वास्थ्य शिक्षा का जो पेपर आएगा 16 दिसंबर वाला, उसके जो इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उन सभी का इस वीडियो में देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके ये टेस्ट का है। ये टेस्ट आपको ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये आपकी किताब है, कक्षा 9 की किताब, और इसी में से मैंने आपका जो पूरा टेस्ट है वो बनाया है और आपके पेपर भी इसी में से आएगा। आपके इस पेपर में से कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर 1 पहला पार्ट है वो आपके 8 नंबर का है। चैप्टर नंबर 2 दूसरा पार्ट है वो आपके 7 नंबर का है। चैप्टर नंबर 5 वो आपके 8 नंबर का है। और चैप्टर नंबर 6, ये 4 ही पार्ट आएंगे टोटल। ये 15 नंबर तो ये और 15 नंबर ये, तो 15 और 15 टोटल कितने हो जाएंगे? 30 नंबर हो जाएंगे। तो 30 नंबर का आपके पेपर आएगा और टोटल आपके 21 प्रश्न पूछे जाएंगे। 21 प्रश्न में आपके 8 तो होंगे MCQ, अब सदा वाले MCQ क्वेश्चन आएंगे। 4 आपके रिक्त स्थान वाले आएंगे, ठीक है, 4 प्रश्न रिक्त स्थान वाले आएंगे। फिर एक जो पेपर प्रश्न आएगा वो बड़ा आएगा, निबंधात्मक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। एक प्रश्न निबंधात्मक आएगा जो कितने नंबर का? 6 नंबर का आएगा। और 6 प्रश्न आपके जो आएंगे वो 1.5 नंबर के आएंगे, 1.5 नंबर के, 1 से 1/2 नंबर के 6 प्रश्न आएंगे 9 नंबर में, और 2 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के आएंगे। तो इस प्रकार से आपके 21 प्रश्न होंगे और पूरा पेपर आपके इसी प्रकार से आने वाला है। सभी प्रश्नों का मैं आपको यहाँ पे आंसर बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर लेना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में अपन सोल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको साथ के साथ कमेंट करके भी बताना है, ताकि आपका जो पता चले कि आपका उत्तर सही है या फिर गलत है। जब इन प्रश्नों का उत्तर अगर आपको आता है तो इनका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताते जाना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि जीवनदायिनी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस और इसको प्राणवायु भी कहा जाता है। तो याद रखें, ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है और इसको जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। वायुमंडल में इसका कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में इसका 21% है। टोटल लगभग 21% के बराबर ये वायुमंडल में है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, कितना है? 78%, 78% है। और ये प्रश्न आपके जो छठे पार्ट का है, ठीक है, छठे पार्ट में से पूछा गया है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा इसमें पूछा गया है किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है? तो जन्म से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और 13 से 19 वर्ष और 20 वर्ष से अधिक। तो किशोरावस्था जो होता है वो 13 से 19 वर्ष की होती है। एडोलसेंस जो होती है वो अपनी कौन सी स्टेज है? 13 से 19 की। जो टीन एज होती है इसको अपन क्या कहते हैं? टीन एज कहते हैं। जैसे आप बोलेंगे जैसे 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 और 19, तो ये जो टीन आ रहा है उसको अपन टीन एज कहते हैं। तो याद रखिए, टीन एज को अपन किशोरावस्था कहते हैं, एडोलसेंस कहा जाता है। किशोरावस्था को स्वर्णिम अवस्था कहा जाता है। कौन सी विकास की? इसको स्वर्णिम अवस्था कहा जाता है। इसके अलावा इसको कल्पना लोक का सूचक भी कहा जाता है। इस अवस्था को कल्पना लोक का सूचक भी कहा जाता है, ठीक है, कल्पना लोक का सूचक भी कहा जाता है। टेस्ट देने के बाद
फिर आपको जो अपना स्कोर है वो अपने व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करना है और अपने स्टेटस पे ज़रूर लगाना है ताकि सभी बाकी बच्चे भी इसको देख सकें। फिर आपके अगला प्रश्न है कल्पना लोक की सूचक कौन सी अवस्था है? तो अभी अपने जस्ट चर्चा की थी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था। तो करेक्ट आंसर अपन क्या करेंगे इसमें? किशोरावस्था करेंगे। किशोरावस्था को ये कल्पना लोक की सूचक की अवस्था कहा जाता है। इसकी उम्र कितनी होती है? 13 वर्ष से 19 वर्ष। इसको टीन एज कहा जाता है, 13 to 19। अगला क्वेश्चन आपने, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो क्रिकेट है, कबड्डी है, बास्केटबॉल है या फिर हॉकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या होगा? हॉकी होगा। और हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल है। अच्छा, भारत में आप कमेंट करके बताना कि हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? कमेंट करके आपको बताना है। और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके आ सकता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है श्वसन संबंधी रोग होते हैं तो किस प्रदूषण में श्वसन संबंधी रोग होते हैं? तो इसका आपके ऑप्शन है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर भूमि प्रदूषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है श्वसन में आपके जो रोग होते हैं वो वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी रोग होते हैं। इसमें टीबी, आपके अस्थमा, इसके अलावा ये श्वसन संबंधी रोग इसमें होते हैं और इसमें कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां भी वायु प्रदूषण के कारण फैल रही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? फेमस गोल्डन बॉय के नाम से फेमस है ये, गोल्डन बॉय के नाम से ये फेमस है, गोल्डन बॉय। और ये अभी जो हाल ही में ओलंपिक हुए थे, पेरिस ओलंपिक 2024 के, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। तो इनका नाम विशेष तौर पे आपको याद रखना है। जबकि 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, ठीक है, जापान में हुए थे ये टोक्यो ओलंपिक, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था, इसलिए इनको गोल्डन बॉय कहा जाता है। तो इसका आंसर ये क्या करते हैं? ये भाला फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रोअर। तो सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ब, जेवलिन थ्रो करते हैं, भाला फेंक इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, आपको एक पैरा एथलीट का नाम बताना है जो जेवलिन थ्रो ही करते हैं और वो राजस्थान के हैं, ठीक है, और वो जाजेडियो की दानी चूरू के हैं। कमेंट करके उनका नाम ज़रूर बताना। उनका नाम आपने किताब में ज़रूर पढ़ा होगा। वो भी भाला फेंकते हैं और बचपन में जब वो आम खाने पेड़ पर चढ़े थे तो उनका हाथ जो ऊपर जो हाईवे लाइन होती है उनके ऊपर टच हो गया था, तो उनका हाथ जो कटवाना पड़ा था। और फिर वो भी जो हाल ही में अभी फेमस है ये, कई उन्होंने पदक भी जीते हैं। तो उनका नाम आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। उनका जो गाँव है वो जाजेडियो की दानी चूरू है और वो भी पैरा एथलीट है और ये भी जो भाला ही फेंकते हैं, उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, सामाजिक विकास करना या सर्वांगीण विकास करना। तो याद रखें, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपके सर्वांगीण विकास करना है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, ये स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जीवन का सूत्र किससे माना जाता है? तो जीवन का जो सूत्र है, जल को, वायु को, अग्नि को या भोजन को, तो जीवन का जो सूत्र है वो जल को माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, जल को जीवन का सूत्र माना जाता है। अगला प्रश्न आपकी क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा खेल और खिलाड़ी से संबंधित असुमेलित है? इसमें आपको असुमेलित पूछा है, इस मतलब वो गलत आपको विकल्प का चयन करना है, मतलब सही जोड़ा नहीं है। अवनी लेखरा ये अपने राजस्थान के जयपुर की हैं और ये पैरा एथलीट है, ये निशानेबाजी से संबंधित है। इन्होंने अभी जो गोल्ड जीता था, कहाँ पे? अभी जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुए थे उनमें इन्होंने गोल्ड जीता था और 2 पदक जीते थे। तो इसके लिए भी इनको नाम याद रखना है। अवनी लेखरा ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। देवेंद्र झाझड़िया, हमने ऊपर चर्चा की थी जिसका आपने कमेंट कर दिया होगा। मैंने पूछा कि कौन से जो पैरा एथलीट है जो भी भाला फेंकते हैं और ये झाझड़ियों की दानी चूरू के निवासी हैं, तो ये देवेंद्र झाझड़िया हैं, ठीक है। तो ये भी भाला फेंकते हैं और इन्होंने भी जो पैरा ओलंपिक में कई सारे पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा पूनिया आप सभी जो मान लो ये चूरू जिले से हैं तो फिर ये जानते होंगे, कृष्णा पूनिया ये चूरू जिले से हैं और ये भी जो पहले कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये विधायक एमएलए थी। तो ये डिस्कस थ्रो से संबंधित हैं। 2010 के जो एशियन गेम्स हुए थे उनमें इन्होंने पदक जीता था। विराट कोहली, क्या विराट कोहली फुटबॉल खेलते हैं? नो, विराट कोहली फुटबॉल नहीं खेलते हैं। विराट कोहली तो क्रिकेट खेलते हैं। फुटबॉल के विश्व प्रसिद्ध जो प्लेयर हैं जिनका नाम है जो बहुत चलता है, दुनिया में सबसे फेमस है फुटबॉल की जो खिलाड़ी हैं और हाल ही में उन्होंने अपना जो यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, कमेंट करके बताना देखिए उनका नाम
क्या है। ठीक है, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा या स्वस्थ मस्तिष्क निवास करती है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने। कार्ल मार्क्स नहीं होगा, अरस्तु होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती भी नहीं है और महर्षि चरक भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर अपन क्या करेंगे? अरस्तु करेंगे। टेस्ट नहीं दिया हो तो ज़रूर आप टेस्ट देना, काफ़ी मज़ा आएगा आपको टेस्ट देने में, और बार बार टेस्ट देना और इन्हीं प्रश्नों को याद करके जाना, पेपर बहुत ही शानदार होगा। आगे आने वाले वीडियो भी आपको इसी प्रकार से मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी विषय की भी आपको मैं यहीं पर तैयारी इसी प्रकार से करवाने वाला हूँ। ये तो भी अपना ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि इसी प्रकार से आपको सभी विषय की तैयारी करवाई जाएगी, चाहे आपके मैथ्स हो, चाहे आपके साइंस हो, चाहे आपकी सोशल साइंस हो, हिंदी हो, बाकी सभी विषय की तैयारी आपको इसी प्रकार से करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है 11वां, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 21 जून को, 29 जून को या 7 अप्रैल को? ये चारों जो डेट दी गई मैंने, वो चारों ही डेट आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योग दिवस की पूछी जा रही है, तो योग दिवस कब मनाते हैं? योग दिवस जो मनाया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष जो मनाते हैं अपन, वो 21 जून को मनाते हैं। तो करेक्ट आंसर अपन क्या करेंगे? 21 जून करेंगे। तो फिर 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं आपको कमेंट करके बताना है, और एक 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, और 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तीनों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल, राजस्थान का स्टेट गेम है। तो इसका करेक्ट आंसर अपन करेंगे बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को नहीं, 21 जून को नहीं, और 28 फरवरी को नहीं, 29 अगस्त इसका करेक्ट आंसर करेंगे। 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 28 फरवरी को दिवस मनाते हैं वो जो अपनी 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, अपने जो गणित, विज्ञान, सामाजिक, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये 6 सब्जेक्ट में एक दिवस आपके मनाया जाता है 28 फरवरी को। कौन सा दिवस मनाते हैं वो आपको बताना है कमेंट करके। अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था तीव्र विकास और वृद्धि की अवस्था मानी जाती है? तो इसका उत्तर शैशवावस्था नहीं, बाल्यावस्था नहीं होगा, युवावस्था नहीं होगा, किशोरावस्था होगा। तो इसका आंसर क्या करेंगे? किशोरावस्था कर देंगे। किशोरावस्था में जो बालक बालिकाएं होती हैं उनका विकास सबसे तेज़ी से होता है और उनकी वृद्धि भी तेज़ी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अपना 15वां, व्यक्तित्व के आधार हैं। तो व्यक्तित्व के आधार क्या है? पहला, स्वस्थ और सुगठित शरीर, बिल्कुल है। दूसरा, स्वस्थ चिंतन और व्यवहार, ये दोनों ही व्यक्तित्व के आधार हैं। प्रश्न ऐसे आ जाएं कि व्यक्तित्व के कितने आधार हैं? तो व्यक्तित्व के 2 आधार हैं। कौन कौन सा? पहला तो आपके स्वस्थ शरीर और दूसरा आपके स्वस्थ चिंतन और व्यवहार। तो उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर करेंगे। इसका जो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है, उपरोक्त दोनों ही व्यक्तित्व के आधार है, तो यही अपना करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, शारीरिक शिक्षा किसका सर्वांगीण विकास करती है? तो शारीरिक शिक्षा जो है वो व्यक्तित्व का, हाथ का, पैर का, या किसी का नहीं। तो जो शारीरिक शिक्षा है वो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे? व्यक्तित्व कर देंगे। 17वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का आधार क्या है? व्यक्तित्व का आधार विकास का आधार क्या है? व्यक्तित्व का नहीं, विकास का आधार क्या है? देखो ऊपर तो आया था ये व्यक्तित्व का आधार क्या है, तो इसके 2 आधार हैं, वो आपके स्वस्थ और सुगठित शरीर है और दूसरा आपका स्वस्थ चिंतन और व्यवहार है। लेकिन विकास का आधार पूछे तो विकास के 2 आधार हैं। कौन कौन से? वातावरण, वंशानुगत, उपरोक्त सभी वंशानुगत और वातावरण। तो विकास जो होता है, व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसको अपना एनवायरनमेंट भी प्रभावित करता है, और उसका जो हेरिडिटी होती है, अपने जो फैमिली की जो परिवार के जो गुण होते हैं वो भी इसको प्रभावित करता है। मान लो किसी के परिवार में सभी जो लोग हैं वो लंबे वाले हैं, तो वो जो बच्चा जन्मेगा वो भी जो उसका जो लंबाई होगी वो भी अधिकतर है जो सबसे ज़्यादा जो लंबाई देखने को मिलेगा। लेकिन किसी परिवार में सब जो बौने व्यक्ति हैं तो जो बच्चा जन्मेगा वो भी बौना ही होगा। तो ये परिवार का जो इसमें इफेक्ट पड़ता है इसको अपन वंशानुगत कहते हैं। जो गुण अपने माता पिता, दादा दादी या फिर अपने नाना नानी से आते हैं उनको अपन वंशानुगत गुण कहते हैं। तो वातावरण जैसा अपने आसपास का एनवायरनमेंट होगा उसी आधार पर अपना विकास होगा। तो उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर करेंगे। इसका जो सी ऑप्शन है उसमें सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18वां क्वेश्चन है, बालकों में विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था और स्वर्णिम अवस्था किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है या फिर स्वर्णिम अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो उत्तर आपको पता ही है इसका, अभी तक तो ये बार बार रिवाइज हो गया है। तो शैशवावस्था नहीं होगा, बाल्यावस्था भी नहीं होगा,
किशोरावस्था भी नहीं होगा और युवावस्था भी नहीं होगा। तो इसका आंसर मैंने चारों ही बता दिया कि नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा? मिस्टेक से मैंने ये भी बता दिया, तो ये किशोरावस्था होगा, इसका सही आंसर है ये। तो गलती से हो गई मिस्टेक यहाँ पे। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 19वां प्रश्न है, हमारी संस्कृति में जल पिलाने का कार्य कैसा समझा जाता है? पुण्य का कार्य समझा जाता है, पाप का काम समझते हैं, बुराई का काम समझते हैं या अपमान का काम समझते हैं? हमारी संस्कृति में किसी को पानी पिलाना, जल पिलाना कैसा समझा जाता है? तो उसमें पुण्य का कार्य समझा जाता है। तभी आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जगह जगह पे जो प्याऊ बिठाई जाती हैं, लोगों को पानी पिलाने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारी संस्कृति में जल पिलाने का जो कार्य है वो पुण्य का कार्य समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदूषण में मानव में मनोरोग और हिंसक प्रवृत्ति बढ़ जाती है? तो इसका उत्तर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो करेक्ट आंसर अपन क्या करेंगे? मनोरोग और हिंसक। ठीक है, चिड़चिड़ा हो जाएगा आदमी अगर ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होगा, तो उसका जो व्यवहार है वो मनोरोग से ग्रसित हो जाएगा और वो उसकी प्रवृत्ति हिंसक हो जाएगी। तो ध्वनि प्रदूषण इसका जो प्रमुख कारण अपन करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या करेंगे? सी ऑप्शन, ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है 21वां, समस्त खेलों की जननी किसे कहा जाता है? क्रिकेट को कहते हैं, लंबी दौड़ को कहते हैं, जिम्नास्टिक को कहते हैं या जूडो को कहते हैं? वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी ये पुराना पेपर आया हुआ है तो मैंने दे दिया ये। तो समस्त खेलों की जो जननी है वो जिम्नास्टिक को कहा जाता है, क्योंकि ये पेपर जो पहले वाले पेपर में दे रखा है, तो इसलिए मैंने ये डाल रखा है। तो इसको फिर भी याद रख लेना, आ जाए तो आप लिख लेना। 10वीं वालों का आएगा ये क्वेश्चन कि समस्त खेलों की जननी किसे कहा जाता है, ये 10th वालों के फिक्स पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? ये भी आपके 10th वालों के फिक्स आने वाला है। तो कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 होते हैं, लेकिन खेलते कितने? 7 खेलते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, पूछ ले कि कुल कितने होते हैं तो 12 होते हैं, कितने खेलते हैं तो 7 खेलते हैं। क्वेश्चन का जो आंसर दो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार देना है। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, खेल के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो ये भी 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, 9th के लिए तो है ही, 10th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का अर्जुन अवार्ड, ये तो है ही, द्रोणाचार्य अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये इसी का दूसरा नाम अब हो गया है। ये नया नाम है और पुराना नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये खेल जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है। तो ये आपके इसमें उत्तर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। वैसे अर्जुन अवार्ड भी खेल में ही मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड भी खेल में ही मिलता है, लेकिन ये कोच को दिया जाता है। नेशनल लेवल में जो कोच होते हैं उसको ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जबकि राजस्थान में जो कोच को अवार्ड मिलता है हाईएस्ट अवार्ड, वो गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, ऊपर हमने चर्चा की थी कि कौन सा खिलाड़ी संबंधित नहीं है, तो प्रश्न वापस आ गया है कि ये जो अपने विराट कोहली है वो किस खेल से संबंधित हैं? तो करेक्ट आंसर अपन बताएंगे, कबड्डी नहीं, खो खो भी नहीं है, फुटबॉल भी नहीं है और क्रिकेट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रिकेट इसका आंसर हो जाएगा। देखो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो खिलाड़ियों के नाम जानते हैं और उनके खेल भी जानते हैं, लेकिन भाई खूब सारे विद्यार्थी ऐसे जो खिलाड़ियों और उनके संबंधित खेल का नाम पता नहीं है। तो कुछ खिलाड़ियों के नाम आपको, जो फेमस खिलाड़ी है उनका नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए, उनका खेल भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। भारत में उड़न परी किसको कहा जाता है? तो भारत की जो उड़न परी है वो पीटी उषा, पीवी सिद्धू, स्मृति मंथना और पीटी उषा, अवनी लेखरा। तो करेक्ट आंसर अपन क्या करेंगे? पीटी उषा ये भारत की उड़न परी है, ये एथलेटिक्स से संबंधित है। पीवी सिंधु ये बैडमिंटन खेलती है और स्मृति मंथना ये क्रिकेटर है। अच्छा, एक जोधपुर की जो प्रसिद्ध क्रिकेटर है, नाम बताना आपको कमेंट करके। जोधपुर की फेमस क्रिकेटर है और ये जो भारतीय महिला टीम है उनकी जो कप्तान होती है वो भी रही है। तो नाम आपको कमेंट करके बताने कि उनका नाम क्या है, जो कि जोधपुर की निवासी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक किससे माना गया है? उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक किसको मानते हैं? व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास की श्रेष्ठ अवस्था को उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। ये क्वेश्चन हूबहू आपके किताब से मैंने उठा के लिया है, इसका उत्तर आपके ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है, 27 नहीं 27 है ना, 27 होता है ये। तो वात पित्त सम हो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न आ सकता है, ये आने के चांस ज़्यादा है इसके। वात पित्त सम हो, ना कोई कम हो ना कोई अधिक हो। बहुत अच्छी परिभाषा लगी मेरे को ये, कि ये किसकी परिभाषा है ये? वात पित्त कफ सम हो, ना कोई कम हो ना कोई अधिक हो, भोजन पचाने वाली अग्नि ठीक हो, तो शरीर का तापमान भी उचित मात्रा में हो। तो यह परिभाषा स्वास्थ्य की किसने दी? किसके अनुसार परिभाषा है? आयुर्वेद की विचारधारा के अनुसार है, अरस्तु के अनुसार है, स्पेंसर के अनुसार है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आयुर्वेद की विचारधारा के अनुसार है। टेस्ट देने के बाद में और पेपर देने के बाद में अगर आपका पेपर अच्छा होता है
मैं उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो पेपर बहुत ही शानदार होगा और आप जो 21 में से 21 फुल मार्क्स आप जो क्वेश्चन वो करके आएंगे और आप 30 में से 30 नंबर इस सब्जेक्ट में प्राप्त करेंगे। और टेस्ट अगर आपने नहीं दिया तो ज़रूर दे देना, क्योंकि उसी में से आपके अधिकतर प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि पेपर जो आपका उन्हीं 4 पार्ट में से आएगा और वो चारों ही पार्टों को जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको वहाँ पे कवर करवा रखा है टेस्ट में। तो ज़रूर देना, और टेस्ट देने के बाद में अपना स्कोर मुझे अपने व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर शेयर करना और अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे भी ज़रूर लगाना। 75 68 35 00 69 ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप ज़रूर इसको शेयर करें और अपने स्टेटस पे और अपने सभी दोस्तों के साथ में अपना जो स्कोर है उसको ज़रूर भेजना, ताकि वो भी दोस्त अपना टेस्ट दे सकें। देखो, सरस्वती माता के खजाने की यही विशेषता है कि जितना आप इसको खर्च करेंगे उतना ही बढ़ता है। लक्ष्मी माता के खजाने की विशेषता है कि जितना आप इसको इकट्ठा करेंगे उतना ही रहता है या फिर कम होता जाता है। तो सरस्वती माता के खजाने की बहुत अच्छी विशेषता है कि ये जो खर्च करेंगे जो ये बढ़ता जाता है। तो ज्ञान है, विद्या है, तो विद्या की देवी खुश होगी अगर आप जो अपने ज्ञान को और फैलाएंगे। जिस प्रकार से मैं अपने जो भी मेरे को थोड़ा बहुत आता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसे ही आप भी जो आपका जो कई चीज़ मिल रही है तो उसको अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करने की कोशिश करनी, क्योंकि ये सरस्वती माता का वरदान है और ये माता सरस्वती सबको जो सद्बुद्धि दे और सभी इसी प्रकार से जो और अच्छी तैयारी करेंगे। अगला प्रश्न आपके ये क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक की जो 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, आपके प्रश्न रिक्त स्थान में ऐसा आ सकता है कि व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक अवस्थाएं होती हैं, तो कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लो, शिशुअवस्था का टाइम जन्म से 5 वर्ष होता है, सही बात है ये। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है, ये भी सही है। किशोरावस्था एडोलसेंस जो होती है वो टीन एज होती है 13 to 19, ठीक है। अगर 19 नहीं मिले तो आपके 18 हो तो वह भी कर लेना फिर। और प्रौढ़ावस्था भी आपके 19 से 40 वर्ष, ये भी सही है। प्रौढ़ावस्था को युवावस्था भी कहते हैं, इस प्रौढ़ावस्था को युवावस्था भी कहा जाता है, ठीक है। प्रौढ़ावस्था को युवावस्था कहा जाता है। बाकी वृद्धावस्था जो है वो जरावस्था है, वृद्धावस्था ये 40 वर्ष से ऊपर की उम्र को वृद्धावस्था में गिना जाता है। तो इसका आंसर अपन क्या करेंगे, ये सभी के सभी सुमेलित हैं, तो इसका आंसर अपन करेंगे ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये एक प्रश्न आपके जो 6 नंबर में आ सकता है, ठीक है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक का नाम लिखिए। तो इसमें आपके 10 कारक दे रखे किताब में और 10 ही कारक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कौन कौन से हैं। तो 2 कारक मैंने एक साथ ले रखे हैं, इसमें देख लेना आप इसको। वातावरण और वंशानुगत, इनको विकास का आधार कहा जाता है, याद रखें। विकास का आधार वातावरण और वंशानुगत को कहा जाता है। कैसे याद रखोगे? देखो, विकास में और व में ये और विकास में क्या क्या समानता है? विकास, फिर वातावरण और फिर वंशानुगत। देखो, ये विकास के आधार कितने? तो 2 हैं, दोनों में 2 व आ रहा है, तो व से व को मिलान कर लेना, वहाँ पे आपके आंसर सही हो जाएगा। फिर आपकी दूसरा आता है खान पान और रहन सहन, योगासन और व्यायाम, रोग और शारीरिक विकृतियाँ, विद्यालय शिक्षा और शैक्षिक प्रवृत्तियाँ, शुद्ध पेयजल, अच्छी आदतें, पारिवारिक वातावरण। ऊपर लिखे हुए सारे जो कारक हैं वो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो ये सभी इसका जो स्क्रीनशॉट लेके इनको याद कर लेना, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था में विकास या परिवर्तन की कितनी अवस्थाएं? तो 4 अवस्थाएं। याद रखिए, ये संख्या आपके रिक्त स्थान में आ सकती हैं कि किशोरावस्था में विकास या परिवर्तन की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्थाएं? तो एक तो शारीरिक विकास की अवस्थाएं, फिर आपकी दूसरी है भावात्मक विकास की अवस्थाएं, सामाजिक विकास की अवस्थाएं और ज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। किशोरावस्था में इन चारों अवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है और ये चारों ही जो किशोरावस्था की प्रमुख विकास या परिवर्तन की अवस्थाएं कही जाती हैं। क्वेश्चन नंबर, तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे? उपरोक्त चारों अवस्थाएं किशोरावस्था में विकास और परिवर्तन की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखी जीवन का राज है? तो सुखी जीवन का राज स्वास्थ्य है, प्रसन्नता है, आर्थिक संपन्नता है, सहयोग है। तो करेक्ट आंसर अपन स्वास्थ्य करेंगे। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। देखो, अगर स्वस्थ होगा व्यक्ति तो अपनी माया है वो भी काम आएगी। अगर व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं है, चाहे रुपये चाहे आपके साथ में जो करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आप जो शरीर से स्वस्थ नहीं है, मन से स्वस्थ नहीं है, तो आपके जो करोड़ों का धन है वो कोई काम का नहीं है। इसलिए सभी को जो स्वस्थ रहने के लिए, अच्छा दिनचर्या बिताने के लिए अपना जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा मेंटेन करना चाहिए। तो पहला सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया। ये भी आपके रिक्त स्थान में आ सकता है कि पहला सुख क्या होता है? तो पहला सुख होता है निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, ये मारवाड़ी में एक कहावत भी है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया और तीसरा सुख वो आप बताना कमेंट करके। नेक्स्ट है,
32वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर किताब से याद कर लीजिए और बड़े प्रश्न आएंगे, किताब की PDF आपको ऐप में मिल जाएगी। वैसे मैं आपको बताता हूँ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वांछित और अवांछित आदतें आपको बतानी है। तो आइए इसको अपन देख लेते हैं। ये सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये इसमें दे रखे प्रश्न, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वांछित और अवांछित आदतों का वर्णन करना। अच्छे स्वास्थ्य के लिए वांछित आदतें, वांछित का मतलब जो स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अपनी आदतों अपनाना चाहिए, अच्छी आदतें हैं इसको अपन वांछित आदतें कहते हैं। तो अच्छी आदतें कौन कौन सी है? देखो, अच्छी आदतें एक तो है कि सूर्योदय से पहले उठना है। सभी को जो सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। आपके भी पेपर चल रहे हैं तो आपको भी जो अच्छे से जो सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को थोड़ा सा जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह उठ कर जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा जो आपको याद रहता है। तो पहला काम में आपका सूर्योदय से पूर्व उठना, शीतल जल का सेवन करना। अभी ठंडा जल ठीक है थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक होता है। अभी शीतल नहीं तो आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। ज़्यादा ठंडा पानी पियोगे तो फिर बीमार हो जाओगे, तो आपको जो गुनगुना पानी पीना चाहिए। लेकिन आपको परीक्षा में आ जाए तो शीतल जल ही लिखना वहाँ पे, गुनगुना पानी मत लिखना वहाँ पे। तो ये तो अपने स्वास्थ्य के हिसाब से भी गुनगुना पीना चाहिए, बाकी शीतल जल पीना चाहिए। सोच जाना, दांत मुँह साफ़ करना, ठीक है, ये सभी कार्य करके फिर आपको पढ़ाई करने बैठना है। फिर आपने स्नान करना, नियमित स्नान करना, नियमित उचित व्यायाम और प्रातःकाल घूमना, तंग कपड़े न पहनना, श्वास नासिका से श्वास लेना, सीधा बैठना और खड़े रहना। ये सब की बीमारी होती है कि सभी जो 2 मिनट भी सीधा खड़े नहीं रख सकते और सीधा बैठ नहीं सकते। प्रार्थना में सभी को रोज़ सुनना पड़ता है, सीधे खड़े रहो, सीधे बैठ जाओ। तो ये सभी के लिए है, तो आपको सीधा खड़ा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि घोड़े की तरह आप जो 1.5 टांग पे खड़े हैं, तो आपको जो सीधा बैठना है और सीधा खड़ा रहना है। फिर आपके सोते समय हल्के और कम कपड़े पहनना चाहिए। भोजन शांतचित्त और हाथ धोकर करना चाहिए, और फिर भोजन चबा चबा के करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो गाय भैंस की तरह बिल्कुल जुगाली करने के लिए पहले भर लिया, ठूस लिया, और फिर बाद में जो जुगाली करते हैं, गाय भैंस बकरी घोड़ा गधा ऊँट खच्चर ये सभी ये जुगाली करते हैं। इसको रोमंथी जंतु कहते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा ऐसा। इनको जुगाली करने वाले जंतु कहते हैं। ये क्या है, पहले भोजन को जो जल्दी जल्दी से निगल लेते हैं, और फिर बाद में आराम से बैठे बैठे, जो आपने गाय भैंस को देखा होगा, बकरियों को, ये जो मुँह हिलाते रहते हैं, वो अपने भोजन को वापस मुँह में ला के चबाते हैं। तो पहले तो आंशिक पाचन हुआ, फिर पूर्ण पाचन मुंह में लाके वो वापस करते हैं। तो ये गाय भैंस का है, ये ऐसा अपने मानव में सिस्टम होता नहीं है। तो हमने क्या करना है, शुरू में ही चबा चबा कर जो भोजन करना है। जल्दी सोना, ये सब के लिए आजकल जो सोशल मीडिया का टाइम है, तो अधिकतर जो समय अपना सोशल मीडिया पे गुजरता है। आप जो इंस्टाग्राम है, जो इसके अलावा फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, जो भी आप सोशल मीडिया चलाते हैं, उस पर ये सबसे ज़्यादा समय ख़राब होता है। तो जल्दी सोना, इसको कम से कम आपको सोशल मीडिया का उपयोग कभी कम से कम करना है। हाँ, अगर आप कोई पढ़ाई से संबंधित चीज़ कर रहे हैं तो वो उसके लिए अच्छा है, लेकिन रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही आने वाले समय में लिए खतरा होने वाला है। बहुत ही गंभीर ये चिंता का विषय है। भोजन कम करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए और समय पर करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये, भोजन आपको कम ही करना चाहिए। अभी सर्दी का टाइम है, तो जितना ज़्यादा भोजन करोगे उतनी ज़्यादा नींद आएगी। आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो थोड़ा हल्का भोजन करके, और आपको टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा, यानी थोड़ी देर में आपको भोजन आप जो कर सकते हैं। और अगला प्रश्न आपकी तेल मालिश करना, शरीर नहाने के बाद में आपको आराम से जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए तेल से मालिश करनी चाहिए। फिर आपके अच्छे आते हैं, बड़ों का सम्मान करना और छोटे को प्यार करना। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और अपने से छोटों को प्रेम प्यार करना चाहिए। ये तो होगी अच्छी आदतें। अवांछित आदतें कौन सी, वो भी बताते हैं। अवांछित आदतें, जिस प्रकार अच्छी आदतें अपनाने आवश्यक हैं, उसी प्रकार से अवांछित आदतों को छोड़ना ज़रूरी होता है। कुछ आदतें ऐसी होती है जो अपने को बहुत ही ख़राब लगती है, और आपको ऐसी आदतें अपनानी भी नहीं चाहिए। जो इन आदतों को अपनाता है, ये 8 आदतें हैं, जो इन आदतों को अपनाता है वो आज ही छोड़ने का प्रण ले लें। आपका जो जीवन है बहुत ही शानदार हो जाएगा, क्योंकि ये आदतें ऐसी है जो अपने को बहुत ही ख़राब स्थिति में लेके जाती हैं। कौन कौन सी आदतें वो देख लेते हैं। पहला ये है कि बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, ये शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। आपने देखा होगा कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बीड़ी सिगरेट गुटखा ये एक दूसरे के कहने पे वो सीख जाते हैं और फिर ये पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। आर्थिक हानि होती है, शारीरिक हानि होती है। आज तक किसी को जो नशा करने से फ़ायदा नहीं हुआ है, उसको नुकसान ही हुआ है। तो अगर आप में से भी कोई विद्यार्थी ऐसा करता है तो आज ही प्रण ले ले, कसम खा लें कि आज के बाद मैं ये चीज़ें नहीं खाऊँगा। तो आपका जो आगे जो पढ़ाई है वो बहुत ही शानदार होगी और आप अच्छे प्रकार से पढ़ पाएंगे। बाकी फिर जो आपको सिखाते हैं वो बच्चे अपनी पूर्ति करने के लिए सिखाते हैं। पहले आपसे थोड़ा सा कहेंगे ले खा ले, कुछ नहीं होता है, फिर आपकी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। फिर आप पैसे चुरा चुरा की सारी चीज़ें जो लेके आओगे, और फिर अपने जो सारी चीज़ें जो धीरे धीरे इसमें बुरी संगत में आप फंसते जाओगे। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो वो
बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू खाना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। दूसरा है शराब पीना, नशीली दवाओं का सेवन करना। उम्मीद करता हूँ ऐसा तो कोई नहीं करता होगा, 9th क्लास के स्टूडेंट है भी, तो ऐसा आपको करना भी नहीं है। और जो भी आसपास में कोई ऐसा करता है तो उसको भी आपको समझाना है। जो नशा होता है वो नाश का द्वार होता है, नशा नाश का द्वार होता है। आज तक किसी को जो सम्मानित नहीं किया गया कि वो जो सुबह शाम जो नशा करता है उसको आज जो स्टेज पे बुला के सम्मानित किया जा रहा है। वैसे आपको सम्मानित किया गया होगा इसमें टेबलेट मिलने पर, ठीक है। सरकार की ओर से आपको जो टेबलेट दिया जा रहा है उसके लिए आपको स्कूल परिवार की ओर से और आपको टेबलेट मिलने पर सम्मानित किया गया होगा। तो जिन बच्चों को टेबलेट नहीं मिला है कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लें, थोड़े ही दिनों में आपको टेबलेट मिल जाएगा। और जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनका जो अगले साल अपन जो 10th क्लास में लिस्ट में नाम लेके आएंगे, क्योंकि अपन तैयारी उसी प्रकार से यहाँ पे करने वाले हैं कि यहाँ से अधिक बच्चों को, यहाँ से जो बच्चे जुड़े हुए हैं श्री राम क्लासेस से, उनमें अधिक से अधिक बच्चों को जो टेबलेट मिले, ऐसा मेरा सपना है कि अगला नाम अपना यानी कि आपका हो। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और अपन तैयारी भी इसी प्रकार से करने वाले हैं। तीसरा है आपके गुस्सा और क्रोध नहीं करना चाहिए। जीवन में गुस्सा और क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जो नहीं करनी होती वो भी हो जाती है और अपने को नुकसान ही पहुँचता है। तो जब भी ऐसा गुस्सा आ जाए आपको, बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो फिर आपको थोड़ा जो शीतल जल का सेवन करना चाहिए, तो इससे थोड़ा गुस्सा शांत होता है। जीवन के किसी कार्य में अनियमितता नहीं होनी चाहिए, रेगुलरिटी काम आपको करना चाहिए और किसी कार्य में जल्दबाजी न करें, आलस्य नहीं करें। ऐसा नहीं हो कि भाई कल आपका पेपर है और आज जल्दी सो गए और फिर अपने जो कल पेपर देने गए तब रात को सो गए, ठीक है। रात को सो गए, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा, ठीक है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, 4 बजे का अलार्म लगाया और 4 बजे अलार्म बजा भी, ठीक है, 4 बजे अलार्म बजा भी, लेकिन वही बंद करके वापस सो गए और जब वापस नींद खुली तो सुबह के जो 7 बज रहे थे। तो ये तो 3 घंटे आपने समाप्त ख़राब कर दिए, वो फिर वापस आपके नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा समय का जो सदुपयोग करके अपनी पढ़ाई को अच्छे से मेंटेन करनी है। अखाद्य जो गंदी वस्तुएं उनका उपयोग ना करें। जितने भी जो फास्ट फूड वगैरह हैं जो आपको ये नुकसान ही पहुंचाते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो अवॉइड करें, उनको उपयोग ना करें। तो जो घर की वस्तु जो खाने की चीज़ें हैं उनको अधिक से अधिक आप खाने का प्रयोग करें, उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो ये था आपके वांछित और अवांछित का जो आपके प्रश्न आ जाए तो उसको अच्छी प्रकार से लिख लेना। फिर आपके अगला प्रश्न है स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, लक्ष्य बताते हुए इसका वर्णन करना है। स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य और उसका वर्णन करना। तो आइए स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा देख लेते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति के जीवन को स्वस्थ रहने की शिक्षा देती है। नाम से ही पता चल रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा तो व्यक्ति को स्वस्थ रहने की शिक्षा देती है और व्यक्ति के रहन सहन में, खान पान में और सोच विचार पर यह प्रभाव डालती है। इसके अलावा इसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान प्रदान करने वाले सभी साधन स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा में उन सभी अनुभवों, आदतों, रुचियों, ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं जो कि विद्यार्थी स्कूल, खेल के मैदान, पुस्तकालय, घर, पड़ोस, समाज आदि से प्राप्त किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो स्वास्थ्य की परिभाषा है वो इस प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा की कि स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य जिंदगी की ऐसी गुणवत्ता स्थापित करना जो व्यक्ति को अधिक से अधिक जीवन जीने व बेहतरीन ढंग से समाज में काम करने के योग्य बना सकें। स्वास्थ्य शिक्षा का ये प्रमुख उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक जो जीवन जीने और बेहतरीन ढंग से अपने समाज में अपना जो काम आने का योग्य बना सके। ऐसा जो स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा WHO देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है अपने स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य। तो कौन कौन से लक्ष्य हैं? एक तो स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालय का कार्यक्रम, स्वच्छ वातावरण, भोजन और जल की व्यवस्था, स्थूल वातावरण और सुविधाएं, स्वच्छ जल शौचालय, स्वास्थ्य को बनाए रखने के साधन, इसके अलावा गुरु शिष्य का संबंध। तो ये स्वास्थ्य शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य हैं। अगला जो प्रश्न आपका ये है कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के कारण एवं बचाव के उपाय बताइए। तो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के कारण और इनके बचाव के उपाय देख लेते हैं। तो ये है अपना जल प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। पहले अपन देख लेते हैं कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के बिंदु कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव जो उल्टा प्रभाव डालते हैं, गलत प्रभाव डालते हैं, वायु प्रदूषण भी डालते हैं, जल प्रदूषण भी डालता है, ध्वनि प्रदूषण भी डालता है और सांस्कृतिक प्रदूषण भी डालता है। तो अपन इसमें बात करेंगे केवल वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की। तो वायु प्रदूषण में क्या होता है, वायु में कई सारी जो विषैली गैसें मिल जाती है, जैसे कि हवा में, जैसे आपने दिल्ली का सुना होगा, दिल्ली में वहाँ पर जो सांस लेना भी मुश्किल है, वहाँ पे जीना जो दूभर हो रहा है, क्योंकि वहाँ का जो वायु प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा आप जो अलवर का जो क्षेत्र है, जो भिवाड़ी वगैरह है, इसमें आपको देखने को मिलेगा भिवाड़ी, खुशखेड़ा जो NCR में आता है, NCR के इलाके में भी आपको जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो NCR जो नेशनल कैपिटल रीजन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे कारखाने हैं, जैसे
आपके निमराना हो गया, अलवर हो गया, ये भिवाड़ी है, इन सभी स्थानों पे बहुत सारे जो कल कारखाने, इस कारण से वायु प्रदूषण भी वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो वायु प्रदूषण क्या है? मानव जीवन में जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन से, देखो ये प्रश्न आया, जीवनदायिनी गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन है। हमें वायुमंडल से प्राप्त होती है। इसकी शुद्धता, उपलब्धता इस आधार पर निर्भर करती है कि वायुमंडल में प्रदूषण कम से कम हो, और वायु प्रदूषण के कारण शरीर की वृद्धि और विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर वायु प्रदूषण से क्या होता है? मानसिक स्थिति बिगड़ने से मनोरोगी होना, ठीक है, मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और मनोरोगी हो जाते हैं, खांसी हो जाती है, टीबी हो जाती है, श्वसन संबंधी रोग हो जाता है। प्रश्न आ जाए कि श्वसन संबंधी रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? तो वो वायु प्रदूषण के कारण होता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां वायु प्रदूषण की वजह से होने लगी हैं। फिर ये फैलता क्यों? वायु प्रदूषण होता क्या है, क्यों होता है? तो पहला कारण तो ये है कि कारखाने से निकलता हुआ धुआं, वाहनों से निकलता हुआ धुआं, जहाँ ज़्यादा वाहन चलेंगे वहाँ धुआं भी, प्रदूषण ज़्यादा होगा और वहाँ पे धुआं भी ज़्यादा फैलता है। जनसंख्या वृद्धि से दूषित होता वातावरण, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है भारत में, इस कारण भी ये जो वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है। वनों का विनाश देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन ये जो पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं और पेड़ पौधे लगा कम रहे हैं, केवल कागजी फॉर्मेट के लिए अपन जरूर लगा रहे हैं, लेकिन उसमें जो उनका जो पौधे आपने लगाए थे, जैसे आपने जो एक पेड़ माँ के नाम लगाया था या एक पेड़ जो गौ माता के नाम लगाया था, ये सभी पेड़ जो वापस आने वाले उस जिस दिन लगाए उस दिन तक अगर आप जीवित रखते हैं तभी आप जो उस पेड़ को सार्थक कहेंगे। बाकी केवल उस पेड़ को अपने जो नर्सरी से उठा के केवल उसका हत्या की है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेड़ लगाना आसान है लेकिन उसको बड़ा करना बहुत ही मुश्किल है। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है, उसी प्रकार से एक पेड़ को, पौधे को पेड़ बनने में समय लगता है और उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो वनों का विनाश, अच्छा अपने तो राजस्थान में ऐसी संस्कृति रही कि यहाँ पे जो आपने बात सुनी होगी खेजड़ली वाली, ठीक है, जोधपुर में जो खेजड़ली है वहाँ पर जो अमृता देवी बिश्नोई ने अपने 3 पुत्रियों और 363 लोगों के साथ में जो अपनी खेजड़ी के जो वृक्ष हैं उनको बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। और वहाँ पे जो खेजड़ली मेला भी लगता है, आप में से कोई जोधपुर का होगा या फिर मारवाड़ क्षेत्र का होगा तो उनको पता होगा कि वहाँ पे जो खेजड़ली का मेला लगता है, जो कि तेजा दशमी को लगता है, तेजा दशमी, ठीक है, तेजा दशमी को वहाँ पे जो खेजड़ली में मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न है एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, दिन प्रतिदिन देखो फ्रिज बढ़ते जा रहे हैं, एसी बढ़ती जा रही है, तो उससे भी वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और मृत जीवों और अपशिष्टों का ढंग से निस्तारण न होना, देखो अपन देखते हैं कि आसपास में कई जगह पे जो मृत पशुओं को वैसे ही खुले में छोड़ देते हैं, उससे भी वायु प्रदूषण हो जाता है। कई पशु ऐसे सड़ गल जाते हैं जहाँ से निकलना भी दूभर हो जाता है और अपन बीमार हो जाते हैं, इस प्रकार से जो वहाँ पे गंध आती है। तो अपशिष्टों के ढंग से निस्तारण न होने का कारण भी अपन वायु प्रदूषण से ग्रसित हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट अपना अगला बिंदु है आणविक प्रयोग, जो अणुपरमाणु जो भी इनके प्रैक्टिकल होते हैं इनसे भी जो वायु प्रदूषण फैलता है। फिर ग्रीन हाउस गैसों का प्रयोग, ग्रीन हाउस कई सारी गैसें, इनके प्रयोग से भी जो वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। फिर आपके वायु प्रदूषण से बचाव, तो ये तो ऊपर तो जो फैलने के कारण हो गए, अपन देखेंगे इसमें वायु प्रदूषण के जो रोकने के क्या क्या उपाय है वो अपन देखेंगे। जो आपको ये कारण है ना, इन्हीं को उल्टा करके लिखना है। जैसे पहला अपने कि कारखानों से निकलता हुआ धुआं, तो कारखाने से जो धुआं निकलता है उसको कम से कम निकले ऐसा प्रबंधन होना चाहिए। तो ये कारखाने जो मानव बस्तियों से दूर लगाने चाहिए। इस प्रकार से बातें आपको इसी का उल्टा करके लिखना है। जैसे पहला प्रश्न जो उपाय है वो ये है, बचाव के क्या क्या उपाय है। तो पहला ये है कि जनसंख्या पर नियंत्रण, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो जनसंख्या का नियंत्रण होना आवश्यक है। सुव्यवस्थित शहरीकरण, व्यवस्थीकरण सुव्यवस्थित होना चाहिए। कारखाने का निर्माण मानव बस्तियों से दूर होना चाहिए। धुएं की जो चिमनी होती है वो कारखाने में पर्याप्त ऊंचाई पर हो। बहुत सारे जैसे ईंट के भट्टे वगैरह आपने देखे होंगे, बहुत सारी गंदी जो उसमें से स्मेल आती है और खूब सारा उसमें धुआं निकलता है। वो जो चिमनी होती है वो उद्योग से जो काफ़ी ऊपर होनी चाहिए। वृक्षारोपण में वृद्धि होनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थों और मृत पदार्थों का जो निस्तारण होना चाहिए। इसके अलावा शीतलता प्रदान करने वाले यंत्रों का सीमित प्रयोग होना चाहिए। ऐसे ये आपके रेफ्रिजरेटर हैं, फ्रिज हैं, इनका उपयोग कम से कम होना चाहिए क्योंकि ये CFC का जो उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा सामुदायिक स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। आपने स्कूलों में मनाया होगा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा स्कूलों में मनाया होगा। तो ये स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा इसी से संबंधित है। वायु प्रदूषण, आपके ध्वनि प्रदूषण, इन सभी से आपसे जुड़ा हुआ है। कुल मिला के स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित आपका ये स्वच्छता ही सेवा है। सभी घरों में शौचालय का निर्माण होना चाहिए, ठीक है, ODF होना चाहिए सभी। तो ये शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त भारत जो अभियान चला था वो इसी के लिए चला था ताकि वायु प्रदूषण कम से कम हो सके। फिर आएगा आपके जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या होता है, आइए देख लेते हैं जल प्रदूषण को भी। जल को जीवन का सूत्र माना जाता है। आपको याद रखनी, मैं जो लाइन बोल रहा हूँ कि जल को जीवन का सूत्र माना जाता है। या प्रश्न ऐसे आएगा कि जीवन का सूत्र किससे माना जाता है, तो जल को माना जाता है।
तो जल प्रदूषण के कारण क्या क्या है, ये इसके अलावा आपके अगला प्रश्न ये बनेगा कि जल पिलाना जिस संस्कृति में पुण्य का काम समझा जाता था, वहाँ जो आज स्वच्छ पेयजल जो बोतलों में होकर बंद होकर बिकने लगा है, क्योंकि हमने उन पेयजल स्रोतों को न केवल कचरा पात्र बना दिया बल्कि उनको जहरीला भी कर दिया। आपने देखा होगा कई सारे जो पुराने जितने भी जो बावड़ी हैं, टाँका हैं, उनको जो कचरा फेंक पे भर दिया है और जो भी पेयजल के स्रोत हैं उनको हमने गंदा कर दिया है। इस कारण भी जो जल जो प्रदूषित होता जा रहा है। जल प्रदूषण के कारण तो कारण लिखेंगे वायुमंडल में उपस्थित जहरीली गैसों का पेयजल स्रोतों से दूषित होना, नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होना, कई सारे जो उद्योग होते हैं उनका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो नदियों में मिला दिया जाता है। तो शहरी गंदे नाले का पानी नदियों में मिलना, जो शहर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, सीवरेज होता है, उनका पानी जो नदियों में मिला दिया जाता है, उससे भी जल प्रदूषण बढ़ रहा है। मृत जीव और मानव की अंतिम संस्कार नदियों में बहा कर करना, कई सारे लोग होते हैं जो मृत जो मानव होते हैं उनको अंतिम संस्कार है जो नदी में बहा कर देते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए ऐसा, जिससे कि जल प्रदूषण कम से कम हो सके। पानी के बहाव क्षेत्र में आवक क्षेत्र में गंदगी का फैलना, कारखाने से गंदे पानी का निकास, इसके अलावा प्राचीन पेयजल स्रोतों पर कचरा डालना, खेतों के जहरीले रसायन, दिन प्रतिदिन जो कई सारे ऐसे दवाइयों का प्रयोग करते हैं खेतों में, जिससे जो जल प्रदूषण होता जाता है। जलीय जीवों पर संकट, वनों का विनाश तो सबके लिए हानिकारक है। जितना ज़्यादा वन काटेंगे उतना ही जल्दी जो पृथ्वी पर जो संकट आने वाला है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन है, इसमें बिंदु है अगला कि जल प्रदूषण के बचाव क्या क्या है। तो क्या क्या बचाव करेंगे, क्या क्या उपाय करेंगे। तो उपाय अपन ये करेंगे, एक तो लोगों को समझाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे कि पेयजल स्रोतों की स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना। जो शहरी गंदे नालों में जो नाले हैं वो नदियों में मिल जाते हैं, उनको रोकना चाहिए। और मृत जीव और मृत मानवों का वैज्ञानिक तरीके से अंतिम संस्कार और निस्तारण करना चाहिए। इसके अलावा जहरीले रसायन और कृषि में प्रयोग पर रोक लगनी चाहिए और जलीय जीवों का संरक्षण होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण के लिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जब भी आपका बर्थडे आता है, एक साल में एक दिन अपन बर्थडे मनाते हैं, तो उस बर्थडे पर आपको एक काम करना है कि अपने बर्थडे की याद में आपको एक पौधा लगाना है और उस पौधे को अगले बर्थडे तक ये जो सींचना है उसको बड़ा करना है। कौन कौन ये काम करने को तैयार है कमेंट करके बताना, और आपका बर्थडे कब आता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं आप सभी को एडवांस में जो हैप्पी बर्थडे विश करूँगा। तो सभी को अपना जो बर्थडे है वो कमेंट करके बताना कि आपका बर्थडे कब आता है और कौन कौन ये काम करने के लिए तैयार है कि अपना जब भी बर्थडे आएगा उस बर्थडे को यादगार बनाने के लिए अपन एक पौधा अवश्य लगाएंगे और उसको अगले बर्थडे तक ज़रूर उसको जो अपन सहेज के रखेंगे, उसको बड़ा करेंगे और उसको दिन प्रतिदिन जो पानी पिला के अपन बड़ा करेंगे। ऐसा काम कौन कौन करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। फिर अपने जो अगला बिंदु है वो ये है कि जो पेयजल के स्रोत है उसमें कचरा नहीं डालना चाहिए, नदियों के प्राकृतिक बहाव को रोका नहीं जाना चाहिए, खुले में शौच पर रोक लगनी चाहिए और शौचालयों का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। फिर आपके अगला प्रश्न है वृद्धि और विकास का अर्थ बताते हुए अंतर भी लिखना है और इसका आपको प्रभावित करने वाले कारक भी बताने हैं। इसके अलावा किशोरावस्था में विकास और परिवर्तन की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं वो नाम लिखना है और मानव जीवन के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करना है। तो आइए इन सभी का आंसर अपन एक ही साथ में देख लेते हैं। तो ये अपना दूसरा पार्ट है जिसमें आपके मानव की वृद्धि और विकास से संबंधित 7 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो एक तो आपको याद रखना है वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित आयु तक होती है, रिक्त स्थान में आ जाएगा। वृद्धि रिक्त स्थान तक होती है तो निश्चित आयु तक होती है। विकास जो होता है रूप तक चलता रहता है तो सतत रूप से चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। विकास आजीवन यानी कि मृत्यु तक चलता रहता है, आजीवन का मतलब अपनी मृत्यु तक। तो विकास जो होता है वो मृत्यु तक चलता रहता है, आजीवन चलता है। जबकि जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित आयु पर आके रुक जाती है। व्यक्ति की हाइट बढ़ना एक निश्चित आयु पर रुक जाती है, व्यक्ति का जो वजन बढ़ना एक निश्चित आयु पर होकर रुक जाता है। तो ये सभी है जो लंबाई वगैरह ये सभी आपके वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। शरीर में वृद्धि का अर्थ क्या होता है, तो वृद्धि का अर्थ है आकार, ऊंचाई, शरीर में वजन, लंबाई में वृद्धि होना वृद्धि कहलाती है। वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, इनको अपन माप सकते हैं। आकार को माप सकेंगे, ऊंचाई को माप सकेंगे, किसी की लंबाई को मापा जा सकता है, वजन को मापा जा सकता है कितना किलो का है, ठीक है। तो ये एक और वृद्धि इसमें मापी जा सकती है, इसलिए मात्रात्मक है। जबकि जो विकास होता है वो गुणात्मक होता है, मात्रात्मक तो होता है साथ में वो गुणात्मक होता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है मानव शरीर में वृद्धि उसके शरीर के विभिन्न अंगों के अनुपातिक तरीके से होता है। सभी अंगों का जो समान रूप से विकास वृद्धि एक साथ होती है। ऐसा नहीं कि किसी का एक हाथ लंबा हो गया दूसरा हाथ छोटा रह गया, दोनों ये जो हाथ है वो एक साथ है। जो कोई कमी से कुपोषण के कारण या कोई ऐसा रोग के कारण हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन सभी के दोनों हाथ जो समान रूप से एक ही अनुपात से वृद्धि होते हैं।
ठीक है। तो ऐसा नहीं एक हाथ एक साल बढ़ रहा दूसरा हाथ दूसरे साल बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों साथ में ही बड़े होते हैं। मानव शरीर में वृद्धि की प्रक्रिया किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक बढ़ने के साथ जो मंद पड़ने लगती है, यानी कि किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक की जब बढ़ेंगे, किशोरावस्था तक तो आपकी जो बढ़ती है, ठीक है, किशोरावस्था में जो सबका जो शरीर का विकास होना होता है वो किशोरावस्था में हो जाता है। फिर धीरे धीरे जो प्रौढ़ावस्था तक जो वृद्धि है वो मंद पड़ने लग जाती है। विकास क्या है, तो विकास की प्रक्रिया मानव शरीर के शारीरिक तो बदलाव होता ही है, इसके साथ इसका मानसिक विकास भी होता है। विकास की इस प्रक्रिया में मानव कार्य करने की क्षमता, सोचने की क्षमता का सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है और विकास शरीर में विकास के फलस्वरूप गुणात्मक बदलाव भी देखने को मिलता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो कारक में अपन देखेंगे वातावरण। देखो मैं डिटेल से आपको नहीं बताऊंगा, केवल इसके मेन पॉइंट ही बताऊंगा। वातावरण आप याद रख लें, वंशानुगत याद रखें, खान पान और रहन सहन याद रखें। इसके अलावा रोग को याद कर लें, बीमारियां रोग होती है वो विकास को बचपन से ही प्रभावित करती हैं। इसके अलावा याद रखें इसमें योगासन और व्यायाम, जितना ज़्यादा अपन प्रतिदिन योगासन व्यायाम करेंगे उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, विकास अच्छा होगा। और विद्यालय की शिक्षा और सहशैक्षिक प्रवृत्तियाँ। शारीरिक विकृतियाँ, मान लो किसी के जन्म से शारीरिक विकृति है तो वो फिर उसका भी विकास प्रभावित होता है। और शुद्ध पेयजल, जितना अच्छा पानी पिएंगे वैसे अपना जो विकास होता है। जितना अच्छा खाना खाएंगे उतना ही अच्छा हमारा स्वास्थ्य होगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। फिर आपकी अच्छी आदतें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अच्छी आदतें। जितनी आपकी अच्छी आदतें होंगी विकास उतना ही अच्छा प्रभावित रहेगा और अच्छा होगा। बालकों में शारीरिक और बौद्धिक विकास में अच्छी आदतों का विशिष्ट भूमिका होती है। शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखना, प्रातःकाल जल्दी उठना, माता पिता के चरण स्पर्श करना, नशे से दूर रहना, अच्छे दोस्तों की संगत करना। देखो जैसा आपका दोस्त होगा वैसे ही फिर आपको जो परिणाम आपको मिलने वाला है। अच्छे संगत करोगे तो अच्छे परिणाम मिलेगा, बुरे संगत करोगे तो बुरे परिणाम मिलेगा। प्रेरक जीवनियाँ पढ़ना, समय पर जो सोना उठना बालकों के शरीर की वृद्धि और बौद्धिक मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। फिर आपके पारिवारिक वातावरण भी अपने जो विकास होता है उसको प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, आपके विकास की जो प्रमुख अवस्थाएं हैं मानव जीवन की, व्यक्ति जन्म से लगा करके जो मृत्यु तक, प्रौढ़ होने तक 5 अवस्थाओं से गुजरता है। वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? 5 विकास की 5 अवस्थाएं याद रखिए, ये संख्या विकास, व्यक्ति के विकास की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष, ठीक है। दूसरी बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, तीसरी है किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष और चौथी है प्रौढ़ावस्था 19 से 40 वर्ष। इसके अलावा वृद्धावस्था होती है वो 41 वर्ष से आगे की उम्र को वृद्धावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को आपको पता ही है, बाल जीवन की अंतिम और विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। विकास की इसको स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसके अलावा इस अवस्था को कल्पना लोक का सूचक भी कहा जाता है। बालकों का जो मानसिक विकास होता है वो इस अवस्था में सबसे तीव्र गति से होता है और इस अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तन को चार कुछ प्रमुख जो परिवर्तन होते हैं वो देख लेते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? एक तो शारीरिक परिवर्तन होता है किशोरावस्था में, भावनात्मक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है और ज्ञानात्मक परिवर्तन होता है। इनका डिटेल अगर देखना चाहे तो इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप किताब में से इसको अच्छे से एक बार ज़रूर देख लेना। तो ये यहाँ पे आपको, ये तो आपके शारीरिक विकास और भावात्मक विकास है। फिर आपके दोनों ये सामाजिक विकास और ज्ञानात्मक विकास। फिर आपके प्रश्न आएगा कि किशोरावस्था में ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें कौन सी? इंपॉर्टेंट बातें आपके पेपर में आए या ना आए, आपको जरूर जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किशोरावस्था 13 से 18 की उम्र को कहते हैं। देखो पहला तो ये कि शरीर के अंगों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कपड़ों की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, परिवार और घर विद्यालय का जो बच्चे हैं उनको मित्र परिवेश मिलना चाहिए, बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार हो और आवेगों को समझने का प्रयास करना चाहिए। बच्चे हैं उनकी भी कुछ भावनाएं होती हैं, उनको समझने का प्रयास अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी करना चाहिए, अपने परिवार वालों को भी करना चाहिए। इसके अलावा कुछ जो 5वां पॉइंट है, बच्चों के साथ बातचीत और सुखद वातावरण बनाए रखना चाहिए। अच्छे मित्र बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि जैसा आपका मित्र होगा वैसे आपका चरित्र होगा। फिर सुन लो इसको, अच्छे मित्र बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जैसा आपका मित्र होगा वैसे आपका चरित्र होगा। तो इसको भी आप ध्यान रखें। और कमज़ोर बच्चों को पारिवारिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। जैसा आप पढ़ेंगे वैसे आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपको कल्पना लोक में विचरण और एकांत में रहने के कारण बालकों पर विशेष ध्यान देते हुए जीवन की उनको वास्तविकता से अवगत कराना चाहिए। बच्चों की अनावश्यक मांगों की पूर्ति से बचना चाहिए और उन्हें कारण भी समझाना चाहिए। और हार्मोन्स के स्रावण के समय तनाव से बचें। खान पान की जो आदतें होती हैं उनका विकास करें। कील मुहावसों से बचने के लिए चेहरे को धूल, धुआं, उमस से भरे वातावरण से दूर रखना चाहिए और स्वच्छ तौलिए का प्रयोग करना चाहिए। ये प्रमुख आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको हमने इसमें देखा।
तो 32वें प्रश्न में मैंने जो प्रश्न कवर किए उनकी संख्या आपके सामने इस प्रकार से है। अच्छे स्वास्थ्य की अवांछित और अवांछित आदतें, स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य, जलवायु प्रदूषण और वृद्धि और विकास की अंतर और परिभाषा और प्रभावित करने वाले कारक, विकास की चारों अवस्थाएं, मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाएं। और ये ऊपर लिखे सभी प्रश्न अच्छे याद कर लेंगे, ऐसा मैंने आपके ऑप्शन दिया है, तो आपने ये वाला टिक किया होगा और सभी प्रश्नों को आपने आज जो अच्छी प्रकार से याद कर लिया, कल 16 दिसंबर को अच्छी प्रकार से वहाँ पर लिख के भी आ जाएंगे। माता पिता, अच्छा अगला प्रश्न है, बालक के प्रारंभिक शिक्षक और प्रेरक कौन होते हैं? तो बालक का जो प्रथम माँ गुरु होती है वो माँ होती है, ठीक है। विद्यालय की ये बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार होती है और प्रथम जो गुरु होती है वो माँ होती है। और शिक्षक और प्रेरक पूछे तो आपको माता और पिता दोनों करना है। पिताजी भी आपको सिखाते हैं और माताजी भी आपको सिखाते हैं, तो प्रेरक भी होते हैं और वो शिक्षक भी करते हैं, दोनों मोटिवेट करते हैं, दोनों आपको अच्छी बातें सिखाते हैं। तो उत्तर करेंगे अपन माता पिता दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो ये अपना क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन। अच्छा 35वें से पहले एक क्वेश्चन और देख लेना अपने को, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें विकास होता है। तो शरीर का भी होता है, बुद्धि का भी होता है, उपरोक्त दोनों यानी कि बुद्धि और शरीर दोनों का विकास होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है 35वें प्रश्न में ये किताब से आपको याद करने और इसकी किताब की पीडीएफ आपको ऐप से डाउनलोड कर लेनी है। पहला प्रश्न है कि स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा और उद्देश्य, उस महत्व बताना है। किशोरावस्था की विशेषताएं बतानी है। वृद्धि और विकास का अर्थ बताते हुए इसके प्रभावित करने वाले कारक बताने, जो कि हमने देख लिए। विद्यालय पर्यावरण से अध्ययन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और वातावरण स्वास्थ्य का महत्व और इसको प्रभावित करने वाले कारक का नाम बताना है। तो ये सभी जो प्रश्न हैं इनको आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है, सभी अपन इसमें डिटेल से देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं शारीरिक शिक्षा का महत्व। देखो शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है, हमें शारीरिक शिक्षा क्यों पढ़नी चाहिए। तो आज का जो वैज्ञानिक युग है उसमें हम सभी जो है वो विज्ञान के दास बन गए हैं, ठीक है। विज्ञान के क्या हो गए, दास बन गए हैं। हम प्रातःकाल से लेकर रात्रि के सोने तक का जो समय है उसमें बिजली, पंखा, हीटर, कूलर, बाइक, कार आदि की आवश्यकता पड़ती है और इन सभी यंत्रों पर आश्रित होकर ही अपने जो सुख का अनुभव अपन करते हैं। यह सब यंत्र हमारे शरीर के लिए लाभकारी नहीं है, क्योंकि अपन अपने शरीर को बिल्कुल कम से कम काम में लेते हैं और अपने जो धीरे धीरे जो और आलसी होते जा रहे हैं। तो हमारा जो इसका उपयोग है वो हमारा प्रकृति से बहुत दूर होता जा रहा है। और अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। ऐसा किसने कहा था? ये अरस्तु ने कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अरस्तु कह रहा है, याद रखें इसको। अरस्तु ने ही कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो अगर आपको भी माइंड जो फ्रेश रखना है तो आपको जो शरीर स्वस्थ होना चाहिए। आज के शिक्षा शास्त्री भी इस कथन को मानते हैं। और अच्छा मनुष्य शरीर में हष्टपुष्ट हो, बुद्धि से प्रखर हो और संवेगात्मक दृष्टि से संतुलित और समाज में सुव्यवस्थित होता है। इसलिए आज सभी ने शारीरिक शिक्षा का महत्व स्वीकार किया है और इसे शिक्षा का अभिन्न हिस्सा माना है। शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से? तो एक तो शारीरिक अंगों की पुष्टता का विकास करना, मांसपेशियों की कुशलता का विकास करना, चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करना। फिर आपके प्रश्न है कि स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य क्या है। तो स्वास्थ्य शिक्षा के क्या क्या लक्ष्य हैं? स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य में अपन लिखेंगे एक तो कि स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य में पहला लक्ष्य ये है कि एक तो स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम हो, दूसरा है स्वस्थ वातावरण हो, वातावरण साफ सुथरा हो, ठीक है, और भोजन और जल की व्यवस्था अच्छी हो, स्थूल वातावरण सुविधाएं, स्वच्छ जल और शौचालय की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य को बनाए रखने के साधन हो और गुरु शिष्य संबंध अच्छे हो। ये सभी अपने स्वास्थ्य शिक्षा को पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य होता है स्कूलों में। वैसे स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती, केवल इसका जो पेपर हो रहा है आपके, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। पहले हुआ करता था, इसमें किताबें आया करती थी, आपके पास में तो इसकी किताब भी नहीं है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि 100 में से मुश्किल से किसी 1-2 बच्चे के पास में किताब होगी। मान लो 100 बच्चे हैं क्लास में, तो मुश्किल से 1-2 बच्चे के पास में किताब होगी, अधिकतर के पास में इस विषय की किताब भी नहीं है। और आप बच्चे जो इतने बहादुर बच्चे समझता हूँ मैं आपको कि आप जो बिना किताब के पेपर देने जाएंगे और अच्छे से पेपर करके आएंगे, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और आप जो अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं तो आपका पेपर भी बहुत शानदार होगा। अगले जो आपके बिंदु हैं वो है कि स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या है। तो स्वास्थ्य शिक्षा के क्या क्या सिद्धांत हैं, आइए देख लेते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत, तो स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत में आपको लिखना है कि स्वास्थ्य शिक्षा में पहला सिद्धांत लिखेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम बच्चों की रुचि, आदत, स्वास्थ्य के स्तर और वातावरण की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यक्रम व्यवहारिक हो, सभी बच्चे उसमें भाग लें। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम विद्यालय तक सीमित ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, आगे भी इसको बढ़ाना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम रुचि के साथ मनोरंजक भी होना चाहिए। और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में लिंग और आयु के अनुसार होना चाहिए, जैसे बच्चे हैं वैसा उनका जो कार्यक्रम है वो होना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा का तरीका साधारण तथा स्पष्ट होना चाहिए। बच्चों की अच्छी आदतों की प्रशंसा हो तथा बुरी आदतों के बारे में उनको बताया जाना चाहिए।
फिर आपके अगला बिंदु है विद्यालय पर्यावरण का अर्थ। ये क्या होता है विद्यालय पर्यावरण का अर्थ? तो समझ लेते हैं पहले विद्यालय पर्यावरण क्या होगा। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय पर्यावरण क्या होता है? विद्यालय के आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, वातावरण होता है, उसको अपन विद्यालय पर्यावरण कहते हैं। किसी भी विद्यालय का पर्यावरण उतनी ही अहमियत रखता है जितनी की शिक्षा। तो ये देखो, जैसा स्कूल का माहौल होगा वैसे उसमें पढ़ाई होती है। तो सीधी सी बात है कि जैसा विद्यालय का जो पर्यावरण होगा उसमें शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण आपके बनेगी। तो विद्यालय में शैक्षिक वातावरण उन्नत करने के लिए विद्यालय का पर्यावरण या परिवेश समुन्नत होना चाहिए। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने में जहाँ बहुत मदद मिलती है, वहीं छात्र छात्राओं का जो शांत मन से अध्ययन करते हैं तो उसका भी उनका फ़ायदा मिलता है। देखो, विद्यालय में स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण परिस्थितियाँ बनाने की क्या क्या उपाय कर सकते हैं कि विद्यालय में ऐसा क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे कि विद्यालय का जो वातावरण है वो स्वास्थ्यप्रद रहे और आपका जो अध्ययन है वो बहुत ही सुचारू रूप से हो सके। पहला तो ये है कि विद्यालय भवन की स्थिति। अब स्कूल जो होना चाहिए वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जो शांत हो और बिल्कुल खुला वातावरण हो। आपका जो मेन जो हाईवे होता है या फिर 4 लाइन होती है उससे दूर होना चाहिए ताकि आप शोर शराबे से बच सकें। ज़्यादा ट्रैफिक वाले स्थान पे स्कूल नहीं होना चाहिए। तो पहला ये लिखेंगे कि पर्याप्त ऊंचाई हो, मुख्य मार्ग से हटकर हो, शांत और खुला वातावरण हो और मुख्य मार्ग की सतह से ऊंचा हो। भवन की दशा, जहाँ भवन जो है वो ई आकार का भवन होना चाहिए। अपने जो स्कूल होते हैं वो अधिकतर स्कूल ई आकार के होते हैं, ठीक है, और समान आकार में हो तथा जो कक्षाओं की जो पर्याप्त ऊंचाई वो 12 फीट तक होनी चाहिए। सीढ़ियाँ होनी चाहिए, पानी बिजली का कनेक्शन हो, शाम पट की पर्याप्त ऊंचाई होनी चाहिए। इसके अलावा पेयजल जो है वो पेयजल स्रोत नियमित साफ सफाई होनी चाहिए। पानी में फ्लोराइड की जांच करानी चाहिए और पर्याप्त टोटियाँ होनी चाहिए पानी की टंकी की, और पानी का निकास उचित मात्रा में प्रबंध होना चाहिए। शौचालय और मूत्रालय, सभी स्कूलों में नियमित साफ सफाई हो, शौचालय टॉयलेट की और उनकी, और छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग सुविधा हो। उपयोग करने के पश्चात साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था होनी चाहिए। करीब 100 छात्रों पर एक शौचालय और इसमें 25 से 50 छात्रों पर एक मूत्रालय होना आवश्यक है। साफ सफाई, विद्यालय परिसर की नियमित साफ सफाई होनी चाहिए। कक्ष और बरामदा, प्रार्थना स्थल नियमित साफ सफाई होनी चाहिए। फर्नीचर, पर्याप्त मात्रा में जो टेबल स्टूल होने चाहिए, रंग रोगन से युक्त होना चाहिए और लोहे की नुकीली जो इसमें कीलें नहीं होनी चाहिए, अन्यथा चोट लग सकती है बच्चों के, और बैठने की सुविधाजनक वो चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या होना चाहिए? तो पुस्तकालय है, वाचनालय है, छात्रा कॉमन रूम है और क्रीड़ा कक्ष है, सभा भवन है, प्रार्थना स्थल है, स्टाफ रूम है, साइकिल स्टैंड है। ये सभी की जो साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। खेल के मैदान, छोटे बच्चों के लिए अलग और बड़े बच्चों के लिए अलग अलग खेल के मैदान होने चाहिए और मैदान में होकर जो आवागमन न होना चाहिए। मैदान समतल होना चाहिए और 4 दीवार युक्त हो और कंकड़ पत्थर और कांच के टुकड़े रहित होने चाहिए। स्वास्थ्य परीक्षण इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ जाए कि जो बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कितनी बार होना चाहिए? तो 2 बार होना चाहिए। कब कब? एक तो जुलाई के महीने में, और दूसरा है अपने जनवरी के महीने में। वर्ष में 2 बार है जो बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। तो ये प्रमुख है जो ऐसे बिंदु थे जिनके कारण अपन जो विद्यालय का वातावरण उसको अच्छी प्रकार से सम्मानित कर सकते हैं। विद्यालय का दैनिक कार्यक्रम, ये भी एक महत्वपूर्ण है कि छात्र छात्रा का हितकारी होना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियां पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहिए? तो एक तो ये है कि सामुदायिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए। मलमूत्र कचरा निस्तारण की व्यवस्था जल स्रोतों से दूर होनी चाहिए और पेयजल स्रोतों की प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए। भोजन खान पान ये स्वच्छता होनी चाहिए। सामूहिक भोज के पश्चात जो अवशेष बच जाते हैं उनका उचित निस्तारण होना चाहिए। मृत पशुओं का जो निस्तारण है वो उचित तरीके से होना चाहिए। तालाब, कुएं, बावड़ी, इनका जो जल स्रोत है उनको 4 दीवारी बनानी चाहिए। इसके अलावा ग्राम स्तर पर समिति बनाकर जो जागरूकता पैदा करनी चाहिए। प्रत्येक ग्राम को खुले में शौच मुक्त बनाना चाहिए और प्रत्येक ग्राम में हर घर में जो शौचालय युक्त होना चाहिए। तो ये आपका जो कुछ प्रमुख बिंदु है उनको अच्छे से याद कर लेना। फिर आपके अगला जो बिंदु है वो ये है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखें, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आपको पता हो तो कमेंट करके बताना कि आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? एक आपको बताना कि डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है। डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है, दोनों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपका अंतिम प्रश्न है ये इस पेपर का कि कैसा लगा ये टेस्ट आपको। अगर अच्छा लगा हो तो टेस्ट का लिंक अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करनी है और अपना स्कोर अपने व्हाट्सअप ग्रुप में और अपने स्टेटस पे जरूर शेयर करना है। मेरा नंबर है 7568350069, उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं। उसका अगर आपकी जो स्कोर अच्छा होगा तो मैं उसका जो अपने ग्रुप में वापस शेयर कर दूंगा। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी उत्तर दे सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करेंगे, अगर नहीं लगा तो उसको यहीं पर भी अनलाइक उसमें कर सकते हैं।
तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके बताना है। क्या आपका टाइम ख़राब किया या फिर आपको अच्छा लगा, दोनों में से आपको एक विकल्प चयन करना है। तो ये था आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब किताब के जो पीछे के प्रश्न हैं उनको भी एक बार सरसरी नज़र से वापस देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके है कि व्यक्तित्व का आधार क्या है। तो व्यक्तित्व के दो आधार हैं, ठीक है। पहला तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ चिंतन और व्यवहार। दूसरा है शारीरिक शिक्षा विकास करती है, तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती हैं। फिर आपके अगला प्रश्न बनेगा कि स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य है। तो स्वस्थ शरीर से हमारा तात्पर्य, यहाँ पर हमने जो शुरुआत में इसकी परिभाषा दे रखी है, स्वस्थ शरीर से क्या तात्पर्य है। तो स्वस्थ शरीर से तात्पर्य है ये वाला कि स्वस्थ शरीर से क्या तात्पर्य है, शारीरिक अंगों का सुव्यवस्थित वृद्धि हो, उनका समुचित विकास हो और सभी अंगों को निर्धारित कार्यक्षमता होनी चाहिए। पहला सुख क्या होता है, निरोगी काया होता है। व्यक्तित्व के दो प्रमुख आधार होते हैं, पहला स्वस्थ शरीर और सुगठित शरीर, और दूसरा है स्वस्थ चिंतन और स्वस्थ व्यवहार। फिर जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य बताइए और स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व बताइए। हमने देख लिया सारे क्वेश्चन। फिर आपकी प्रश्न नंबर पार्ट नंबर 2 में चले जाते हैं। पार्ट नंबर 2 के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न किशोरावस्था के पूछेंगे। तो इसमें कौन कौन से, एक किशोरावस्था की जो आते हैं वो 11 आते हैं, याद कर लेना। और व्यक्ति की प्रमुख 5 अवस्थाएँ और विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण किशोरावस्था है। और किशोरावस्था के विकास की स्वर्णिम काल कहा जाता है, ये याद रखना इसमें। फिर आपके अगला प्रश्न है विकास का आधार क्या। तो विकास के दो आधार हैं, वातावरण और वंशानुगत। तीव्र विकास और वृद्धि की अवस्था कौन सी, तो किशोरावस्था है। कल्पना लोक में उड़ान किस अवस्था का सूचक है, तो किशोरावस्था है। इसके अलावा किशोरावस्था की इसमें विशेषताएं लिखनी है। वंश और वातावरण को, वंशानुक्रम और वातावरण वृद्धि और विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, वो सभी जो कारण उसमें बताने हैं। फिर किशोरावस्था में विकास या परिवर्तन की जो 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं उनका नाम लिखना है इसमें। और वृद्धि और विकास का अर्थ और अंतर बताते हुए वृद्धि और विकास की जो प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं उनका नाम लिखना है। 10 कारक आपको बता रखे, उनका नाम लिखना है। फिर आपके वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझाना है। तो वो 5 अवस्थाएं हैं, जन्म से लगाकर मृत्यु तक, उनका नाम लिखना है। दो पार्ट हो गए 15 नंबर के। लास्ट अपना जो पार्ट है वो लास्ट सेकंड पार्ट है ये क्वेश्चन अपने ये वाला, ठीक है। ये 5वां पार्ट है। स्वास्थ्य के संबंध में अरस्तु ने क्या कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आयुर्वेद के अनुसार जो स्वस्थ व्यक्ति है उनकी परिभाषा आपको बतानी है। तो आयुर्वेद के अनुसार जो स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि वात पित्त कफ सम हो, न कोई कम हो न अधिक हो, भोजन में को पचाने वाली अग्नि ठीक हो और शरीर का तापमान उचित हो। ये आयुर्वेद के अनुसार परिभाषा है। इसके अलावा एक प्रश्न आपके आ सकता है कि सुखी जीवन का संबल क्या होता है, तो स्वास्थ्य होता है, ठीक है। स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य आपका धन है और मानव का जन्मसिद्ध अधिकार क्या है, तो वो स्वास्थ्य है। मानव रूपी जो फूल है उसमें स्वास्थ्य क्या है, तो वो शहद के समान है। प्रश्न आ जाए कि मानव रूपी जीवन में स्वास्थ्य फूल में किसके समान होता है, तो वो शहद के समान होता है। स्पेंसर के शब्दों में स्वास्थ्य का परिभाषा क्या दी थी, तो स्पेंसर ने कहा था कि जो स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद करनी है। इसके अलावा आपका जो विवेकानंद जी हैं उनकी परिभाषा याद रखनी है कि तन मन से रोगी निर्बल मानव शांति के दर्शन कभी भी नहीं कर सकता है। और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो ये आपके कारक के पैतृक कारक, वातावरण के घटक, परिवार का आर्थिक स्तर और स्वास्थ्य सेवाएँ। फिर स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा वगैरह तो ये अपने देख ही लिया यहाँ पे। और अगला है आपके ये लक्ष्य भी देख लिया हमने। ये इस के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो ये हैं। पहला प्रश्न तो यही बनेगा आपके कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, या फिर अच्छे स्वास्थ्य के लिए वांछित और अवांछित आदतें लिखिए। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत बताना है। और फिर आपके अंतिम प्रश्न है ये वायु प्रदूषण वाला, जल प्रदूषण वाला, इनसे प्रश्न बनेगा। तो इसमें से आपके आएगा जीवनदायिनी गैस कौन सी है, तो बात बताएंगे आप इसमें ऑक्सीजन है। और स्वास्थ्य परीक्षण साल में 2 बार होना चाहिए, जुलाई और जनवरी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहला, जीवनदायिनी गैस है तो आपके ऑक्सीजन है। फिर आपके नेक्स्ट है कि जल पिलाने का कार्य कैसा समझा जाता है, तो वो पुण्य का काम समझते हैं। किस प्रकार में प्रदूषण जो श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं तो वो वायु प्रदूषण में होता है। जीवन का सूत्र जल को माना जाता है। और उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक किसे कहा जाता है, तो श्रेष्ठ जो अवस्था है वो कौन सी होती है, एक तो मानव के शारीरिक विकास और मानसिक विकास की जो श्रेष्ठ अवस्था होती है उसको उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक कहा जाता है। तो व्यक्ति का शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास की जो श्रेष्ठ अवस्था होती है उसी को उत्तम स्वास्थ्य कहा जाता है। अगला जो प्रश्न अपना ये है, इसमें से इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है कि वायु प्रदूषण से शरीर पर क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, उनका नाम लिखना है। किस प्रदूषण से मानव में मनोरोग और हिंसक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो ध्वनि प्रदूषण में। विद्यालय पर्यावरण से अध्ययन पर क्या प्रभाव पड़ता है, नाम लिखना है।
और पर्यावरण प्रदूषण के कारक पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं इनका वर्णन करना है। विद्यालय में स्वास्थ्य परिस्थितियों को बनाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो वो 10 ही उपाय जो ऊपर आपको बताए थे ये वाले, ये फर्नीचर वगैरह सारी चीज़ें, तो ये आपको इसमें लिखनी है। फिर अंतिम प्रश्न है कि स्वास्थ्य संबंधी जो परिस्थितियाँ है उसको पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो स्वास्थ्य संबंधी जो परिस्थितियाँ हैं उनको पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए ये संबंधी जो 10 कार्य है वो आपको इसमें करना चाहिए। इनका स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लेना इनको। तो ये था आज का पेपर। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। जिन बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखा है उनके कल 21 में से 21 प्रश्न आपके सही होंगे और आपका जो स्कोर है वो 30 अबव 30 होगा, क्योंकि 1 घंटे में हमने वो सारा सब कुछ कवर कर लिया जो आपके कल पेपर में आने वाले। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें और टेस्ट को ज़रूर दे देना। टेस्ट देने के बाद में अपना जो स्कोर है वो मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के लिए ज़रूर भेजना और अपने स्टेटस पे भी ज़रूर लगाना। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये 1 घंटे का वीडियो अगर जो बच्चा शुरू से अंत तक देख लेगा, बार बार रिवाइज कर लेगा इसी को, तो आपका और कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। PDF अपने ऐप से डाउनलोड कर ली होगी, नहीं की हो तो आपको अपने ऐप के अंदर जाना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे PDF को डाउनलोड करनी। सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद में फिर आपको इधर की साइड में ऊपर जो 3 डॉट लाइन मिलती है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक तीसरे चौथे नंबर पे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फ्री मटेरियल। ठीक है, फ्री मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा। फ्री मटेरियल के ऑप्शन में आपको 3 फोल्डर मिलेंगे, डॉक्यूमेंट के, वीडियोज़ के और टेस्ट के। तो डॉक्यूमेंट वाला जो फोल्डर है आपका उसमें आपको क्लास 9 का जो किताब का फोल्डर आपको बना रखा है उसमें आपको किताबें मिल जाएगी। टेस्ट देना है तो तीसरे नंबर पे जाना। तीसरे नंबर में सभी जो क्लास हैं उनका टेस्ट दे रखा है। आपको 9th क्लास में जाके 9th क्लास का टेस्ट दे देना है, उसमें इसका भी टेस्ट आपको उपलब्ध करवा रखा है। और जिन बच्चों के ये ऐप ओपन नहीं होता है या फिर इनके टेस्ट वगैरह नहीं आता है तो उन्होंने क्या किया कि जब भी ऐप को डाउनलोड किया, इंस्टॉल करने के बाद में इन्होंने वहाँ पे जो आपको पूछा कि पेरेंट या स्टूडेंट, तो आपने पेरेंट भर दिया था। तो पेरेंट भरने के कारण आपका जो उसमें सारी चीज़ें शो नहीं होती हैं, तो आप ऐप को अनइंस्टॉल करके फिर वापस किसी दूसरे नंबर से आप वापस लॉगिन करना, आपका जो वो सारे जो चीज़ें वापस आपको देखने को मिल जाएगी। तो आइए देख लेते हैं आपके क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखनी है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है इस प्रकार से। तो ये आपको ये 3 लाइन देखने को मिलेगी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो अपना इस प्रकार से कुछ नाम चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये है आपके सामने, ये फोल्डर आपको मिलेगा फ्री मटेरियल वाला। ठीक है, फ्री मटेरियल वाला फोल्डर है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने फिर जो 3 फोल्डर देखने को मिलेंगे। 3 ऑप्शन आपके क्या क्या है, पहला आपका डॉक्यूमेंट का है, फिर वीडियोज़ का है, फिर आपके टेस्ट का है। तो आपको डॉक्यूमेंट में जाना है। डॉक्यूमेंट में जब आप नीचे जाएंगे तो 9th क्लास का मैंने फोल्डर बना रखा है, इसमें कक्षा 9 की किताबें डाल रखी है। 10वीं वालों की भी स्वास्थ्य शिक्षा की किताब इसमें आपको मिल जाएगी, 9th की भी इसमें आपको डाल रखी है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपको उसमें किताबें दिखेगी 2, जो कि एक तो 14 दिसंबर वाला पेपर हुआ था उसकी किताब है ये सूचना प्रौद्योगिकी वाली, जो कि आपके वार्षिक में भी काम आएगी, और ये आपके स्वास्थ्य शिक्षा की किताब है और ये आपके वार्षिक के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रहने वाली हैं। तो इसको डाउनलोड कर लेना और अपनी किताब जो आराम से इसमें पढ़ लेना। फिर आप बैक आएंगे वापस तो आपको ये तीसरा ऑप्शन मिलेगा इसमें आपके टेस्ट वाला। तो टेस्ट देने के लिए आप इसमें क्लिक कर लेना इसके ऊपर। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10th क्लास के लिए टेस्ट बने हुए, 10वीं वाले यहाँ टेस्ट देंगे, 8वीं वाले यहाँ टेस्ट देंगे, 7वीं का टेस्ट भी है और 9वीं वालों का टेस्ट आपको और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये जीके का MMS परीक्षा के टेस्ट वगैरह आपको सभी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये रहा आपका जो क्लास 9 का फोल्डर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको अभी मैंने 4 टेस्ट डाल रखे हैं और भी आपके जैसे जैसे पेपर होंगे उससे पहले मैं आपको टेस्ट बना के अपलोड करूँगा। स्वास्थ्य शिक्षा का टेस्ट ज़रूर देना ये। इसके अलावा मेन जो पेपर आपके ये स्वास्थ्य शिक्षा का जो 16 दिसंबर वाला मैंने नाम लिखा हुआ है वो वाला टेस्ट देना है। इसमें आपके वो 35 प्रश्न हैं, 36 प्रश्न हैं। जो ये 37 प्रश्न दे देगा उसके एक भी प्रश्न वहाँ पे गलत भी नहीं होगा। बाकी सूचना प्रौद्योगिकी का जो टेस्ट है वो मैंने आपके पहले अपलोड कर रखा था, आपने दे दिया होगा और आपका पेपर भी बहुत शानदार गया होगा। तो ये था। और गणित का ये मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, इसके अलावा टेस्ट भी अपलोड है ये, आप गणित का टेस्ट जरूर देना। आपके और भी गणित के टेस्ट और साइंस के और सोशल साइंस के इनके टेस्ट आने वाले हैं। चैनल के साथ बने रहें और ऐप को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है ताकि उनको भी टेस्ट देने का मौका मिले। टेस्ट देने के बाद में आपको अपना जो रैंक है वो भी पता चलेगी कि आपका जो ऑल राजस्थान में कितनी रैंक आपकी आ रही है। तो सॉल्यूशन भी आपको देखना है और अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी उसको शेयर करना है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को श्री राम क्लासेस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। आपको पेपर मैंने पहले ही समझा दिया कि कितने पेपर क्वेश्चन आएंगे। 8 आपके MCQ आएंगे, 4 रिक्त स्थान आएंगे और 6 प्रश्न आपके 1.5 नंबर के होंगे 9 नंबर में, 2 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, 1 प्रश्न आपका 6 नंबर का होगा। पूरा पेपर ऐसे आएगा। 30 नंबर का 21 प्रश्न होगा और ऐसे आपका पेपर आने वाला है।
तो ये पेपर अच्छे से आपके होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और यहाँ तक वीडियो देखा तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। कुछ नेगेटिव बच्चे होते हैं जो कमेंट करेंगे कि एक भी प्रश्न नहीं आता है, वो उन बच्चों को जवाब आप कई सारे बच्चे जो देने के लिए तैयार हैं, वैसे मैं उनको जवाब नहीं दूंगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना।